अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑक्सीकरण का प्रभाव ये पड़ता है कि हमारा जो भोजन पचता है वो भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। जैसे पचे हुए भोजन जो हमारे छोटी आंत में है वो चल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में लेके, और यहाँ जो हम लोग सांस लेते हैं वो सांस जो है, सांस कहाँ चल जाता है, सांस को भी कोशिका लेके कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल के चलते ही वहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, टूट जाता है। वहाँ पर भोजन टूट जाता है, यानी ऊर्जा का निर्माण वहीं पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। यानी भोजन का पचना भी एक क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ठीक, भोजन का दुर्गंधित होना, देखो रोज़मर्रा के चीज़ में अगर हम चावल को कहीं पर रख देंगे थोड़ा देर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो उसमें महक आ जाता है, दुर्गंध देने लगता है। या रोटी को ही आप 1-2 दिन के लिए ऐसे छोड़ दोगे तो क्या होगा, कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, या फिर ख़राब हो जाएगा, गंध देने, फुफरी पड़ जाएगा। दाल को आप कुकरे में बंद करके रखोगे गरम, और 2-4 दिन तक छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसमें दही टाइप से बन जाएगा, महकने लगेगा। तो ये सब क्या है, ये भी ऑक्सीजन से संयोग करने के कारण होता है। जब कोई भी खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वो खराब हो जाता है। उसको हम थोड़ा देर के लिए बचा सकते हैं, ऐसा नहीं ज़िंदगी भर के लिए बचा सकते हैं, थोड़ा देर के लिए ऑक्सीकरण से बचा सकते हैं। कैसे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, या आप जो है गर्म रहने के लिए थोड़ा देर के लिए पॉट का इस्तेमाल, थर्मस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि 2 महीना तक रहेगा, थर्मस में रहेगा 2 महीना तक नहीं, कुछ देर के लिए आप उसको ऑक्सीकरण से बचा सकते हैं। ऑक्सीकरण से कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन ऑक्सीकरण से पदार्थ दुर्गंधित होता है। कैसे होता है, तो जब उसमें खुला में छोड़ देते हैं भोजन को, तो ये वायु से संपर्क करता है, वायु से ये संयोग कर लेता है, और जब वायु से संयोग होगा तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, बताया है। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ वायु में जो खुला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से कोई पदार्थ संयोग करके और वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और भोजन दुर्गंधित देने लगता है। भोजन दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर सकते हैं, थर्मस का उपयोग कर सकते हैं, पॉट का उपयोग, हॉट स्पॉट का उपयोग कर सकते हैं, हॉट पॉट का होता है, हॉट पॉट होता है ना, हाँ, हॉट पॉट का उपयोग कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, कम करने के लिए, ऐसा नहीं कि बचाने के लिए। तो भोजन का दूषित होना या भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। जहाँ पर भी ऑक्सीकरण होगा अवकरण होगा ही। अब देखो कहीं पर लोहा में जंग लग गया, हवा क्या करता है, लोहा से संयोग करके और लो ऑक्साइड बना देता है, यानी जंग का निर्माण कर देता है, जिससे वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। और ये क्षय होना या नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो हवा में जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, ये धातु से अभिक्रिया करके और उस यौगिक को संक्षारित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे क्षय होने लगता है। इसी को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। जैसे लोहा है, ऑक्सीजन से संयोग करेगा और क्या बना देगा, लोह ऑक्साइड, और ये लोह ऑक्साइड क्या होता है, जंग होता है, यानी Fe2O3, यानी फेरस जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो एक जंग का निर्माण कर देता है, न तो वो लोहा रहता है, मतलब कोई कर्म का नहीं, मतलब कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया है। संक्षारण भी, दहन भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया है। दहन कैसे होता है, कोई पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का जलेगा क्या, बिना ऑक्सीजन का पदार्थ नहीं जलेगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं देंगे पदार्थ नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा।
तो ये एक दहन भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हो गया। दहन किसको कहेंगे, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। मान लो हम लकड़ी को या कोयला को जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक तो गर्म लगेगा और दूसरा उसमें से प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक है। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। जब हम कार्बन को, कोई भी कार्बन को, कागज़ को जलाएं, कागज़ में बहुत सारे कार्बन है, गोईठा में है, ठीक है, कोयला में है, कार्बन तो हर एक चीज़ में है। तो अगर हम कार्बन को जलाएंगे, आदमियों को जला दो, आदमी को जलाएंगे तो क्या निकलेगा, उसमें से सल्फर निकल जाता है, ठीक। देखना अलग टाइप का एक गंध देते रहता है। तो जहाँ पर अगर हम कोनो चीज़ को जलाते हैं, कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से गैस भी निकलता है और प्लस प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है, तो इसको कहते हैं दहनशील पदार्थ। अगर कोई पदार्थ जलता है तो, अगर पदार्थ नहीं जलेगा तो क्या होगा, वो पदार्थ अदहनशील हो जाएगा। यानी दहनशील पदार्थ किसको कहेंगे, जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ। जैसे दहनशील पदार्थ क्या क्या हो सकता है, कागज़ हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, पुआल हो सकता, हाँ कोयला हो सकता है, पुआल हो सकता है, और हाँ पेट्रोलियम, ये भी जलता है, पेट्रोलियम हो सकता है। यानी जो पदार्थ आपको जलता है उसे क्या कहेंगे, दहनशील पदार्थ। और जो हाँ आदमी भी जलता है, ठीक है। मतलब जो जलता है ना सब है, सब क्या है, सब क्या हो गया, दहनशील पदार्थ। और जो नहीं जलता वो क्या हो जाएगा, अदहनशील। ईंटा जलेगा, ईंटा नहीं जलेगा, पत्थर जलेगा नहीं जले, तो जो पदार्थ नहीं जलेगा वो हो जाएगा अदहनशील पदार्थ, ठीक है। जैसे देखो बालू जलेगा क्या, नहीं, लोहा जलेगा नहीं, शीशा जलेगा नहीं, मिट्टी जलेगा नहीं, तो जो नहीं जलता है वो होता है अदहनशील पदार्थ। चलिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या बिना ऑक्सीजन का भी कोई पदार्थ जलता है, हाँ जलता है, क्लोरीन की उपस्थिति में जलता है, क्लोरीन की उपस्थिति में जलता है। जैसे मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। यहाँ देखो नाइट्रोजन में जल रहा है, नाइट्रोजन में यहाँ पे जल रहा है, ऑक्सीजन के अलावे और किस में जलेगा, नाइट्रोजन में भी जलेगा और क्लोरीन में भी जलेगा। जैसे देखो मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जल करके और क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश देती है, ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती को अगर क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में अगर ले जाए तो मोमबत्ती और धुधक को जलेगा, ठीक है, और काला धुआं निकलता है। इसमें मोमबत्ती का दहन क्लोरीन की उपस्थिति में हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के बिना भी जलता है, यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल सकता है, क्लोरीन की उपस्थिति में जल सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन और किसके किस में भी जल सकता है, बिना ऑक्सीजन के किस में जल सकता है पदार्थ, नाइट्रोजन में जल सकता है। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जल के मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, उसी तरह से आप मोमबत्ती किस में जल सकता है, क्लोरीन में। हाँ, क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में अगर ले जाएंगे तो मोमबत्ती जलती रहेगी और काला धुआं निकलेगा। क्या अगर कोई गाँव पर घूरा कर दिया, गाँव घर में होता है ना घूरा, आ वो में एगो मतलब एक जलती हुई कोयले जो काठी लेके आओ घूरा का धुआं में लग जाए, देखिए क्या होगा, बुझ जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये पोषक तत्व नहीं है पदार्थ का, हाँ दहन का पोषक तत्व नहीं है, वो दहन का पोषक तत्व है नहीं, दहन का पोषक तत्व होता है वायु। हाँ, यानी यहाँ पे दहन का पोषक तत्व क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और क्या होगा, क्लोरीन ये जलते हुए रहने देता है, मतलब ये बंद नहीं करता है, मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जल सकता है। किनके क्लोरीन और नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर है मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है, C25H52, ये मोमबत्ती का सूत्र, इसका नाम क्या है, पेंटाकोसेन, ठीक। ये आप याद भी रखना, मोमबत्ती का सूत्र कभी पूछ दिया तो क्या होता है, C25H52। तो मोमबत्ती को जब क्लोरीन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। क्या देता है, कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। ये कार्बन, जैसे आप कहीं पे बच्चा को देखना आँख में काजल लगाते हैं तो देखना थोड़ा डिबिया जला के ऊपर में दे देते हैं, ठीक,
वो क्या बन जाता है, कारिक, वही क्या रहता है, कार्बन। तो कार्बन और क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्या होता है मोमबत्ती का सूत्र, C25H52। ठीक है। अब दहन के पोषक पदार्थ किसको कहेंगे, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, दहन का पोषक पदार्थ। तो दहन की क्रिया में कौन सा पदार्थ सहायक होगा बताओ, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और कौन सा, क्लोरीन। तो जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक हो उसे दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक न हो उसे क्या कहते हैं, दहन का अपोषक पदार्थ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, दहन का पोषक पदार्थ होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, दहन का अपोषक पदार्थ। ज्वलन ताप किसको कहेंगे, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू करता है, आरंभ करता है, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। समझा क्या, किसको कहेंगे ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ ज्वलन। अब हर एक वस्तु का जो है ना ज्वलन ताप अलग अलग होता है। बताओ, एगो पुआल है, एगो लकड़ी का ढेंग है, दोनों का ज्वलन ताप सेम होगा, ज्वलन ताप किसका, पुआल का। देखो पुआल तो फट से जल जाएगा, और लकड़ी क्या होगा, बाद में जलेगा ना। तो सबका ज्वलन ताप अलग होता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अब हम लोग पेट्रोलियम गैस देखते हैं। पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन इसका मिश्रण है। ये कभी कभी पूछ देता है पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है, तो ये ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है, ब्यूटेन है। पेट्रोलियम, ये भी पूछ दिया है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। ये हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है, ठीक है, और पेट्रोलियम गैस का उपयोग हम लोग LPG यानी खाना बनाने के रूप में करते हैं। अब देखो, ये कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ देता है कि LPG का फुल फॉर्म क्या है, तो LPG का फुल फॉर्म है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है। इस पेट्रोलियम को प्रभाजी श्रवण या प्राकृतिक गैस से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रभाजी श्रवण विधि आप लोग नमा में पढ़े होंगे। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें मरकैप्टन, कौन सा मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5SH, ये डाल देते हैं। ठीक, ध्यान से सुनो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहेगा अगर गैस रिसाव हो जाए, घर में गैस लीक कर जाए, तो उसको कैसे पता चले, क्योंकि गैस में गंध नहीं होता है, जो निकलता है गैस उसमें गंध नहीं होता, उसमें गंध मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टन। ठीक।